हेलो गाइस। आज का टॉपिक है एबीजी। एबीजी वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, हम एमबीबीएस टाइम से पढ़ रहे हैं। बट अभी हम नॉर्मली पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे, इजी हैक्स देखेंगे। ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो एमबीबीएस पास आउट हैं, इंटर्न्स हैं, जो आईसीयू में काम करते हैं, एनेस्थीसिया से हैं, रेसिडेंट्स एंड जो क्रिटिकल केयर में हैं, सबके लिए हेल्पफुल होगा। इजी वे में समझेंगे कि कैसे एबीजी को पूरा इंटरप्रेट करते हैं। एंड में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिसको हमें सॉल्व करना होगा विथ ऑल द कॉन्फिडेंस। लेट्स गो। ठीक है, अब शुरू करते हैं एबीजी से। एबीजी क्या होता है? नॉर्मली आर्टीरियल ब्लड गैस हम मेजर करते हैं, क्या देखने के लिए? वेंटिलेशन देखने के लिए, ऑक्सीजनेशन देखने के लिए और एसिड बेस स्टेटस जानने के लिए। अब पीएच नॉर्मली मैथमेटिकली ये बोला जाता है, इट्स अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। हमें इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं जाना है। ये एक्चुअली हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन है। इसको हम इजी वे में अच्छे से आगे अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है वो हमें जानना है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, कितना होता है? नॉर्मली ये रहता है 40 नैनोमोल्स पर लीटर। इसका मतलब क्या है? 40 इंटू 10⁻⁻⁹। इसका मतलब है 0.00000356789। ये है आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इसलिए हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन को इतना कम रहता है कि इसको वैल्यूज में नहीं, हम पीएच के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, दिस गॉन टू फार, लेट्स गो एंड डीप डाइव इनटू इट। नॉर्मल पीएच रहता है आपका 7.35 टू 7.45। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर किए रहता है रूल्स फॉर टेकिंग अ एबीजी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के सिरिंज के अंदर लेते हैं। बहुत नॉर्मल चीज़ है, मैक्सिमम टाइम वही चीज़ की जाती है। बट ग्लास सिरिंजेस क्या होता है, उसके ऊपर आपका ब्लड स्टिक नहीं करता है, आराम से आ जाता है, इसलिए ग्लास सिरिंजेस ज़्यादा प्रेफरेबल है। बट उसके नुकसान भी है कि हाँ, ग्लास सिरिंज टूटते ज़्यादा हैं, इसलिए हम मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम जगह पे नॉर्मल प्लास्टिक सिरिंजेस यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम हेपरिन यूज़ करते हैं एंटी कोएगुलेशन के लिए। एंटी कोएगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, पर कितना यूज़ करते हैं? नॉर्मली ये मान के चलिए आपका 5 ml के सिरिंज के अंदर, 5 ml छोड़िए, एक 0.05 ml के आसपास पर 1 ml ब्लड के लिए काफ़ी रहता है। अब 5 ml का जो सिरिंज होता है हमारा, मान लीजिए 5 ml का सिरिंज है, इसके अंदर जो डेड स्पेस रहता है वो रहता है अराउंड 0.2 से 0.3 ml तक। एंड 0.2 से 0.3 ml तक हमें जो हेपरिन चाहिए वो इसके डेड स्पेस के अंदर ही रह जाता है। तो हम अगर 4 ml लेते हैं, 4 ml के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, नॉर्मली अब तो ये आ गए हैं हेपरिन फ्लश्ड सिरिंजेस अवेलेबल हैं, बट हम अगर हमारे पास नहीं है तो 5 ml की सिरिंज लीजिए, उसके अंदर हेपरिन को लेके उसको फ्लश कर दीजिए, डेड स्पेस के अंदर आपका हेपरिन रह जाएगा। एंड हेपरिन रहने की वजह से आपका एंटीकोएगुलेशन का पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। अब एंटीकोएगुलेशन के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान भी रखना है कि हेपरिन हम ज़्यादा ना ले लें। ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा? हेपरिन जो होता है वो होता है एसिडिक। अब एसिडिक कंपोनेंट होने की वजह से अगर ब्लड के साथ आपने हेपरिन इन्वॉल्व किया है तो हेपरिन क्या करेगा, आपका जो CO2 है उसको भी कम कर देगा और आपका जो बाइकार्ब है उसको भी कम कर देगा। तो जो आपका रिजल्टिंग एबीजी आता है वो ख़राब निकलेगा। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि हेपरिन ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, अवॉइड करनी पड़ती हैं? एक होता है एयर बबल आ जाता है आपके इसके अंदर, सिरिंज के अंदर एयर बबल आ जाता है। तो हम उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो PaO2 होता है, नॉर्मली एयर बबल के अंदर मोर देन 150 रहता है। एंड जो PaCO2 होता है वो डिक्रीज रहता है, ऑलमोस्ट मान लीजिए कि नल के बराबर रह जाता है। बिकॉज इट्स एन एयर बबल। एयर बबल के अंदर आपको पता है कि मैक्सिमम नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर लास्ट में CO2 आता है। अब अगर एयर बबल उसके साथ मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने की वजह से PO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एंड PaCO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो दैट्स वाई इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा क्या काम काम की चीज़ रहती है, हमें क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए? एक चीज़ अवॉइड करना चाहिए कि हम ये बोलते हैं एबीजी का सैंपल जितना जल्दी आप लेने के बाद, जैसे ही आप
उसको फटाफट से उसको सैंपल करके उसका रिजल्ट करवाइए, मशीन में डाल के उसको चेक करिए। इसका करने का मेन पॉइंट क्या है कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रहता है, बट अगर टेम्परेचर चेंज रहता है या टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, मान लीजिए आपने अगर 10 मिनट या आधा घंटा लेट कर दिया, हर 10 मिनट के अंदर आपका जो PaCO2 है वो इंक्रीज होता रहेगा, NPO2 होता है वो डिक्रीज होता रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस चीज़ के लिए क्योंकि अब आपका ब्लड बॉडी से बाहर आ गया है, पर उसके अंदर अभी भी RBC WBC सब हैं, ठीक है। अब जब वो चीज़ रहते हैं तो वो कंजप्शन तो करेंगे, साथ साथ टेम्परेचर का भी ये फैक्टर रहता है कि वो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएगा और PO2 कम करेगा। इसलिए बोलते हैं कि एज फास्ट एज पॉसिबल हम ABG को फटाफट से उसका रिजल्ट देखें, या फिर उसको आइस पैक्स के साथ उसको पैक करके रखें जब तक हम उसका सैंपल का रिजल्ट नहीं देख लेते हैं, ठीक है। और किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा जिस टाइम पे आप ABG एवेलुएट कर रहे होंगे, जब आपके पास ABG की स्लिप आ गई होगी, उसके ऊपर आप सबसे पहले ज़रूर मेंशन करिए कि FiO2 कितना आपने दे रखा था जिस टाइम पे ABG आपने कलेक्ट किया था, और वेंटिलेटर सेटिंग्स क्या थी। दैट्स इजी, और एक हैबिट बना लीजिए इसको, ताकि आपको इसके अंदर ये पता चल जाए कि आपका FiO2 कितना देने पे क्या रिजल्ट आया है। अगर आप FiO2 नहीं लिखेंगे और कोई और ड्यूटी चेंज होती है, कोई दूसरा आपका रेसिडेंट, कोई दूसरा डॉक्टर पार्टनर या कोई भी आ जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी ये जानने के लिए कि हाँ किस चीज़ पे कितने FiO2 पे था एंड अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है पेशेंट की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद हमारा एक पॉइंट आता है कि हम वैलिडिटी देखते हैं कि जो हमने ABG लिया है वो ABG ठीक भी है या नहीं। अब ये देखिए, मैंने एक बहुत ज़्यादा सिंपल इक्वेशन बना रखा है। ये है मॉडिफाइड हैसेलबर्ग एंडरसन इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, मैंने क्या किया है, नॉर्मली मैंने इसको जस्ट रीअरेंज किया है, रीअरेंज करके H प्लस इंटू HCO3 बाई PCO2 इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 2। अगर आपका ABG वैलिड होगा, मतलब अगर ठीक होगा आपका ABG, तो आपके वैल्यूज़ यही रहेंगे। इसके अंदर से आप पहले आप ये देख लीजिए, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा ABG कोई आया है तो उसके अंदर वो ठीक है या नहीं। मान लीजिए pH ले लेते हैं, हमने नॉर्मली लेते हैं, नॉर्मल का चेक करके देख लेते हैं कि कैसा है। नॉर्मल pH ले लिया हमने 7.4, ठीक है। अब ले लिया हमने बाइकार्ब 20, 24 ही ले लो, ज़्यादा बेटर है, पूरा ही आप नॉर्मल ले लेंगे। और CO2 ले लेते हैं हम 40, ठीक है, ठीक है। अब H प्लस आयंस निकालने के लिए आपका एक ट्रिक नॉर्मल से बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा काम आएगा, हैंडी रहता है। 7.2 से लेके अगर 7.7 तक आपका pH रहता है तो H प्लस आयंस निकालने के लिए उसको करिए 80 माइनस द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द pH। यहाँ जैसे 7.40 है, 80 माइनस 40, ये कितना आ जाएगा 40, तो आपका H प्लस आयन कितना हो गया 40, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम ये डालते हैं, इक्वेशन को पूरा देखते हैं कि कैसे बनता है। अब H प्लस आयन रहता है आपका 40 जो हमने निकाला है अभी, बाइकार्बोनेट आपको मिला हुआ है 24 जो कि नॉर्मल अभी हमने देखा है, और इसके साथ साथ जो PaCO2 है वो है 40, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो इक्वल टू 24 हो जाएगा जो कि यहाँ पे है। बहुत बेसिक इक्वेशन है, हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं एंड वैलिडिटी को जान सकते हैं कि ABG आप देख भी सकते हैं पूरा सही से या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका PaCO2। PaCO2 मेजर आप कहीं दूसरे वैल्यू से नहीं कर सकते, PaCO2 आपको ABG के थ्रू ही मिलेगा। कहाँ कहाँ केसेस में PaCO2 नॉर्मली बढ़ा रहेगा, जब आपका मिनट वेंटिलेशन बढ़ा होगा। मिनट वेंटिलेशन बढ़ा कब हो सकता है, जब आप नॉर्मल लॉन्ग रनिंग कर रहे हो, या फिर आपका रेस्पिरेटरी रेट किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, या फिर फीवर हो रखा हो, एंग्जाइटी हो रखी हो, पेन में हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा हो, या फिर प्रेगनेंसी हो। प्रेगनेंसी में वैसे भी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। उसके अलावा PaCO2 हमारा कम किस किस केस में होगा, जब सिडेशन में होगा पेशेंट ICU में, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में, COPD में, मसल वीकनेस की वजह से एंड स्लीप एपनिया की वजह से। ये नॉर्मल कॉजेज हैं PaCO2 कम होने के लिए। PaCO2 का नॉर्मल लेवल कितना रहता है 35 to 45।
ये सब वैल्यूज़ पे आएंगे, तो इस चीज़ के ऊपर आप ये मत करिए, पूरे बेसिक पे जाएंगे, बेसिक से पूरा पूरा डीप जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑक्सीजनेशन कितना होना चाहिए? नॉर्मल PaO2 मतलब आपका आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन कितना होना चाहिए मोर देन 80 to 100 is normal with an FiO2 of 20 to 21%, दैट इज जैसे कि हम नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे हैं, तो आपका जो FiO2 हम नॉर्मल ले रहे हैं वो रहता है 21%। ये कैसे पता चला हमें? ये इस ऐसे पता चला है कि नॉर्मल एयर के अंदर, आपके सराउंडिंग्स के अंदर, जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो आपका 78% नाइट्रोजन रहता है, 20.8 या 21% बोल सकते हैं आपका ऑक्सीजन रहता है, एंड बाकी मिक्स गैसेस 1% रहता है, जो ये आपने आपके 8-9 स्टैंडर्ड के साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा, उसी चीज़ को बेसिकली अप्लाई किया है। तो मान लीजिए आपका अगर FiO2 अभी नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, हम हवा से ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन भी ले रहे हैं और नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, एंड तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? वो 21% होगा। वही 20% हो जाएगा आपका FiO2, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये FiO2 अगर हम बढ़ाएंगे, कब बढ़ाते हैं? ICU वगैरह के अंदर, या वैसे किसी पेशेंट को जब नीड हो, COPD वगैरह की नीड हो, अगर हाइपोक्सिया हो रखा हो, उस टाइम पे हम FiO2 बढ़ाते हैं। बट उसका रिलेशन ये है कि आपका जो PaO2 होना चाहिए, जहाँ PaO2 निकलता है, वो आपका FiO2 का 3 to 5 टाइम्स होना चाहिए। मान लीजिए आपने, जैसे नॉर्मल एयर के अंदर मैं अभी 20 to 21% ले रहा हूँ, तो मेरा जो ऑक्सीजनेशन PaO2 होगा, ऑक्सीजनेशन लेवल, तो PaO2 होना चाहिए 80 to 100 के अंदर। अगर 80 to 100 हुआ, इसका मतलब नॉर्मल है, पूरा पूरा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपका 60 to 79 है तो माइल्ड हाइपोक्सीमिया बोलेंगे, 40 to 59 है तो मॉडरेट, एंड लेस देन 40 है तो सीवियर हाइपोक्सीमिया बोलेंगे। सिंपल, क्लियर, ओके। अब आगे चलते हैं आपके फोर्थ स्टेप के अंदर। फोर्थ स्टेप है आपका एल्वियोलर आर्टीरियल ग्रेडियंट, ऑक्सीजन ग्रेडियंट। अब इसका मतलब क्या है कि आपका हर लेवल पे आपका ऑक्सीजन आपके बॉडी पे आ रहा है ऊपर से। अब इसको बोलते हैं हम कैस्केड। ठीक है, मिलर्स के अंदर, जो कि एनेस्थीसिया की बाइबल बोलते हैं, उसके अंदर एक डायग्राम दे रखा है। मैं वो डायग्राम पे तो नहीं जाऊंगा, ना ही मैं पूरा पूरा आपको बताने वाला हूँ कि पूरा स्टेप क्या है, बट मैं आपको एक लिखा देता हूँ ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो। मान लीजिए कि ये आपका सी लेवल पे हो आप, तो उस टाइम पे आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो रहता है 760 mmHg। ठीक है, अब हवा वहां से हमने लिया, अब हमारे लंग्स पे आ गया। ठीक है, ये लंग्स पे लिया, तो ये आपका कम हो जाएगा। कितना कम होगा? पहले आपने हवा यहाँ जब लिया तो नोज से नीचे नीचे आता गया, नोज से नीचे आया तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह 47 713 के आसपास हुआ। फिर लंग्स पे आया, लंग्स के बाद कहाँ गया? लंग्स से ब्रोंकस पे गया, ब्रोंकाई पे गया। ठीक है, धीरे धीरे करके वो जाता है आपके एल्वियोलाई पे, और एल्वियोलाई के साथ साथ आपके यहाँ पे छोटे 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 आर्टीरियल्स और वीन्यूल्स पे। ठीक है, ये हो गया एल्वियोलाई और ये हो गया आर्टीरियल। ठीक है, अब ए ग्रेडियंट जो है वो रहता है इसके अंदर का जो प्रेशर है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये जो नॉर्मल रहता है वो रहता है 5 to 25 mm of Hg। ठीक है, अब अगर ये ग्रेडियंट आपका बढ़ जाता है, इसका मतलब कि आपका एल्वियोलाई और आर्टेरियल के अंदर प्रेशर बढ़ गया है। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन जो होगा, वेंटिलेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगा। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से आर्टेरियल के अंदर आ नहीं पाएगा, आर्टेरियल पे आएगा नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन होगा नहीं, और आपको हाइपोक्सीमिया के अंदर आप जा सकते हैं। ये कैसे केसेस में नॉर्मली हो सकता है? मान लीजिए किसी को प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है, पल्मोनरी इडिमा हो रखा है, यहाँ पूरा स्पेस इडिमेटस फ्लूइड से बढ़ गया है। ठीक है, उस टाइम पे आपका ए ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। ए ग्रेडियंट बढ़ा, मैंने आपको बताया कि क्या होगा। ए ग्रेडियंट जो हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि ये PaO2 है, ये PaO2 जो है ये है आपका एल्वियोलर, ये हमें निकालना है।
इसका नॉर्मल फॉर्मूला है FiO2 इंटू PB। PB है एटमॉस्फेरिक बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वाटर माइनस PaCO2 बाय R। R इज रेस्पिरेटरी कोशेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी कोशेंट हमने नॉर्मल आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स का अलग अलग रहता है। हमने 0.8 लिया जो कि मीडिएट इंटरमीडिएट वाला है, सबसे बीच वाला वैल्यू है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एल्वेलर जो आपका ग्रेडियंट है PaO2 वो आ जाएगा 100 के आसपास। ठीक है, रफली मान के रखिए 80 to 100 आता है तो परफेक्ट है आपके लिए, क्योंकि ये हमने पूरा नॉर्मल सेटिंग्स के अंदर लिया है। PaCO2 40 जो 35 to 45 के अंदर आता है, 47 वाटर का प्रेशर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब AA ग्रेडियंट मतलब कि AA। अब नॉर्मली हमारा A कितना रहता है, स्मॉल a, मैंने अभी बताया था 80 to 100 के अंदर। ठीक है, अब मान ली ये जैसे हमने PaO2 निकाल दिया आपका 100, ये 100 निकाला था हमने। अब ये 100 को यहाँ 80 से या फिर 90 से आप माइनस कर लीजिए, 80 ले लो या फिर 90 ले लो, जो भी आपका आया होगा AVG के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10। अगर आप इसको 100 भी ले लेंगे तो ये आ जाएगा 0, तब भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब आती है जब आपका AA ग्रेडियंट बढ़ जाता है। अगर 25 से ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपके एल्वेलाई और आर्टीरियल के बीच के अंदर। ठीक है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कंपनसेटरी रिस्पॉन्स। कंपनसेटरी रिस्पॉन्स पढ़ने से पहले लेट्स गो एंड सी बेसिक्स, और ज़्यादा बेसिक्स, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा नॉर्मल AVG की वैल्यूज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू लर्न। आप लोग को, मैक्सिमम लोग को पता ही होगा, बहुत टैलेंटेड हैं आप लोग। pH रहता है 7.35 to 7.45। याद करने के लिए मैंने बचपन में ऐसे याद रखा था कि हाँ ये 35 to 45 है तो आपका PaCO2 भी 35 to 45 हो जाएगा mm of Hg। ठीक है, और आपका बाइकार्बोनेट हो जाएगा 26। अब इसकी जो वैल्यूज होती हैं ये नॉर्मल है। कैलकुलेशन वेस के लिए PaCO2 जो है वो लेते हैं हम 40 एंड बाइकार्बोनेट लेते हैं 24। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट ये आपके इजी के लिए है कि हाँ आप इजीली आप इस चीज़ को कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब AVG देखने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, बेसिक 8 स्टेप्स रहते हैं। 8 स्टेप्स पे एक एक करके जाएंगे। सबसे पहला है आपका एसिड बेस डिस्टर्बेंस। एसिड बेस डिस्टर्बेंस है क्या, मान लीजिए आपका pH 7.35 से आपका कम है और 7.45 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.35 से कम एसिडिक एसिड और 7.45 से ज़्यादा एल्कलिन। ठीक है, ये हो गया, आपको जान लिया कि हाँ pH से ही कि आपका बॉडी एसिडोसिस के अंदर जा रहा है या फिर एल्कलोसिस के अंदर जा रहा है। सेकंड रहता है कि प्राइमरी प्रोसेस क्या है। प्राइमरी प्रोसेस जानने के लिए हम वैल्यूज के साथ थोड़ा देखते हैं कि हाँ कैसे करके हमें पता चलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास pH है 7.10, PaCO2 है 65, बाइकार्बोनेट है 20। ठीक है, अब इसके अंदर प्राइमरी प्रोसेस जानने के लिए हमें सब वैल्यूज को देखना है। पहले आपने देख लिया pH 7.10, ये 7.35 से कम है, इसका मतलब एसिडिक की तरफ जा रहा है। ठीक है, एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। अब एसिडोसिस तो हो गया, हमें पता चल गया। अब देखते हैं दोनों वैल्यूज आपके PaCO2 और बाइकार्बोनेट। PaCO2 है 65, बाइकार्बोनेट है 20। PaCO2 अगर बढ़ा हुआ है इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आज से ये मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड, इसको याद करके रखिए। ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट इज अ बेस, नॉर्मल। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड एंड बाइकार्बोनेट इज अ बेस। PaCO2 बढ़ेगा तो एसिड होगा। PaCO2 मतलब CO2 मतलब रेस्पिरेटरी कंपोनेंट एंड एसिडोसिस,
तो ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स आपके नॉर्मल के आसपास ही है, तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, अब हमें पता चल गया प्राइमरी स्टेप। प्राइमरी स्टेप के बाद हम देखते हैं इसके अंदर कि क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, क्या क्या नहीं रहते हैं। मेन हमारे पास 4 चीज़ें हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, इन दोनों के केस में ही आपका जो पीएच है मोर देन 7.45 रहेगा, एंड इन दोनों के केस में आपका पीएच लेस देन 7.35 रहेगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, इसका मतलब क्या होगा, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा होगा, तो PaCO2 इसका प्राइमरीली बढ़ा हुआ होगा। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, एल्कलोसिस के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी पार्ट है, रेस्पिरेटरी पार्ट है एंड एल्कलोसिस है, तो फिर आपका PaCO2 इसके अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने अभी याद किया था। तो सिंपल, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर और एल्कलोसिस के अंदर क्या होगा, एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक है, पीएच 7.35 है, मेटाबॉलिक कंपोनेंट आएगा बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होगा, बाइकार्बोनेट इज अ बेस, तो बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है 7.45 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि बेसिक ज़्यादा है, तो बाइकार्बोनेट आपका क्या होगा, बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये है आपका प्राइमरी मेन पैटर्न, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का। ठीक है, लेट्स गो टू द अदर पार्ट। अभी हम दूसरे साइड में हम एक चीज़ भूल गए थे, कंपनसेशन के बारे में। ठीक है, ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्स जो है, अभी जैसे मैंने आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में बताया, अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो रेस्पिरेटरी मतलब CO2 कंपोनेंट, एसिडोसिस मतलब पीएच कम है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कंपनसेशन के लिए क्या करना चाहिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कंपनसेशन जो होगा वो होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, सेम विद रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, एल्कलोसिस का ऑपोजिट होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, सेम अगर मान लीजिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस किसी का प्राइमरी है, तो उसका आपका कंपनसेटरी रिस्पॉन्स क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एंड अगर किसी का मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर रेस्पिरेटरी पार्ट आपका प्राइमरीली अफेक्टेड है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, तो मेटाबॉलिकली आपका कंपनसेशन होगा। ये कंपनसेशन का मतलब मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। कंपनसेशन होता है कि बॉडी की एक ताकत होती है अंदर की, वेयर इट ट्राइज टू डिफेंड इटसेल्फ, इम्यूनिटी बोल लीजिए वैसे टाइप का। अब इसके अंदर इम्यूनिटी जो होती है, जैसे आपका रिस्पॉन्स करता है बॉडी, वो 3 तरीके से करता है। एक करता है इमीडिएटली जो करता है वो आपका बाइकार्बोनेट एग्जैक्टली बहुत फास्ट एक्ट करता है एंड पीएच को आराम से मेंटेन करने की कोशिश करता है, जो कि सेकंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर हो जाता है। सेकंड रहता है जो मिनट्स टू आवर्स के अंदर रहता है, दैट इज द रेस्पिरेटरी कंपोनेंट विच इज डन बाय द लंग्स प्राइमरीली। जो लंग्स रहते हैं वो वर्क करते हैं कि हाँ आपका जो बॉडी का पीएच है वो एसिडिक या बेसिक से नॉर्मल की तरफ है। दोनों साइड से एसिडिक और बेस के जो मेंटेन करने वाला चीज़ है वो है कंपनसेशन मैकेनिज्म। लंग्स हो गया आपका मिनट्स टू आवर्स के अंदर, मतलब मॉडरेट टाइम के अंदर आपका ये हो जाता है। एंड थर्ड रहता है आपका आवर्स टू डेज के अंदर, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए क्रॉनिक पीरियड रहता है, तो फिर आपका रीनल कंपोनेंट आ जाता है, मतलब किडनीज काम करना शुरू कर देती हैं एंड जितना भी एसिडिक मीडिया हो रखा है ब्लड के अंदर वो सारा का सारा निकाल के धीरे करके कंपनसेट करना शुरू करती है। तो रीनल कंपोनेंट बहुत स्लो रहता है एंड सबसे एंड में आता है। सबसे फास्ट बाइकार्बोनेट, फिर लंग्स,
फिर रेंज। ठीक है, अब वापस आते हैं आपके कंपनसेशन मैकेनिज्म में। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, इस चीज पे हम आ गए थे। ठीक है, अब इसके साथ कंपनसेशन मैकेनिज्म में आपको बता देता हूं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का कंपनसेशन मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज, दो स्टेज होते हैं, दोनों ही स्टेज हम एक फॉर्मूला से याद करते हैं, नॉर्मली 1425। ये नॉर्मली ऐसे याद रखा जाता है। ठीक है, ये आपका रहेगा रेस्पिरेटरी, एक साइड पे लिख लीजिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक साइड पे लिख लीजिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। यहां आ गया अक्यूट और ये आ गया क्रॉनिक। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है वो इसी को यहाँ पे डायरेक्टली लिख लीजिए, मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी 10 mm Hg change in PaCO2, bicarb change will be 1, 4, 2 और 5। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से समझते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया है एंड आपका अगर PaCO2 आपने ले लिया 60, अभी आया है एबीजी के अंदर 60 और दूसरे वाले के अंदर आया है आपका 45। ठीक है, अब ए जो PaCO2 60 आया है, 60 कितना ऊपर है नॉर्मल PaCO2 से? 20 ऊपर है। ठीक है, 20 ऊपर है। अब 20 ऊपर का मतलब क्या है? फॉर एवरी 10 mm चेंज देयर विल बी चेंज ऑफ 1, 2, 4, 1, 4, 2 और 5। ठीक है, अगर 60 आपका PaCO2 आ रहा है तो इसका बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए? बाइकार्बोनेट होना चाहिए इसका, ये 20 हो गया, 20 चेंज, 20 इंटू 1, 2 इंटू 1। ठीक है, मतलब बाइकार्बोनेट चेंज 2 होना चाहिए, मतलब 2 से डिक्रीज होना चाहिए इसका बाइकार्ब, जिसका PaCO2 60 है। सेम क्रॉनिक के साथ क्या होना चाहिए? अगर क्रॉनिक के अंदर हमने देखा कि इसका हम 60 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम क्रॉनिक ही देखना चाहते हैं, हम सेम वैल्यूज पे देखते हैं, आपके लिए ज़्यादा इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। 60 कितना ऊपर है PaCO2 से? 20। ठीक है, सेम 20 से आप 2 बड़ा हो गया, मतलब 2 टाइम्स हो गया, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60। तो अगर 2 चेंज हो गया तो 2 इंटू 4, तो क्रॉनिक के अंदर ही आ जाएगा 8। ठीक है, मतलब बाइकार्बोनेट जो चेंज होगा वो 8 से चेंज होगा, बाइकार्बोनेट 8 से कम होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के साथ सेम ही चीज है बट अपोजिट होगा। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर नॉर्मली क्या होता है? आपका CO2 कम होता है। ठीक है, तो बाइकार्ब जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा? वही सेम 2 और 5 का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 और 5 का फॉर्मूला लगाने के लिए मान लीजिए आपका रेस्पिरेटरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं। इसके अंदर आपका जो CO2 है वो है 30, दोनों ही जगह पे 30। ठीक है, तो बाइकार्ब कितना होगा? बाइकार्ब होगा इस केस के अंदर 40 माइनस 30, 10 हो गया, 10 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो 2। बाइकार्ब चेंज 2 से होना चाहिए, मतलब 2 डिक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर आपका क्रॉनिक है, क्रॉनिक के अंदर 10 चेंज होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देख लीजिए एक बार और। अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड यू कैन इजीली अप्रोच मी। मैं अपना मेल एड्रेस भी डाल दूंगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए या फिर आप और जानना चाहें तो हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज
मैसेज मी, आई ट्राई टू हेल्प यू, गाइड यू इन ऑल द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब आते हैं हम, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट खत्म हुआ हमारा, कंपनसेशन अभी बाकी है, मेटाबॉलिक कंपोनेंट भी बाकी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, सब वैसे ही आपका आएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होगा आपका, नॉर्मली क्या रहता है, 7.35 से पीएच कम, 7.45 से पीएच ज़्यादा आपका एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक है, तो बाइकार्बोनेट डिक्रीज, इसमें बाइकार्बोनेट इंक्रीज। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट के बाद आपका जो कंपनसेशन होगा वो क्या होगा, कंपनसेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस का उल्टा क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मतलब कंपनसेशन के अंदर यहाँ पे आपका जो CO2 है वो कम होना चाहिए, और यहाँ पे जो आपका CO2 है वो बढ़ना चाहिए, सिंपल। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक चीज़ और भी थी, आपका जो इसके अंदर आपका जो चेंज रहेगा वो कैसे रहेगा, आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस के अंदर आपका जो PaCO2 रहता है वो आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रहता है विंटर्स फॉर्मूला के अंदर, जो आपका रहता है PaCO2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट प्लस 8 प्लस -2। ठीक है, अब PaCO2 कैलकुलेट करोगे तो 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट प्लस 8 प्लस -2 आना चाहिए। और अगर आप क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के लिए करेंगे, मॉडिफाइड विंटर्स फॉर्मूला रहता है, ये भी मॉडिफाइड विंटर्स, ये रहता है 0.7 इंटू बाइकार्बोनेट प्लस 21 प्लस -2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला है जो आराम से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से जाना जाता है, मेंशन करने के लिए एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा ये। एक और इजी तरीका है कि फॉर एवरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है, फॉर एवरी चेंज इन 1 mmHg ऑफ आपका बाइकार्बोनेट देयर विल बी चेंज इन द CO2। सेम विद मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, फॉर इंक्रीज एवरी 1 mmHg इंक्रीज ऑफ बाइकार्बोनेट देयर विल बी इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया आपका मेन बेसिक पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, अब मान लीजिए आपका ये पेशेंट आ गया है, आपने देखा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। ठीक है, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर आ गया है, तो आपने देखा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ गया। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस आने के बाद आप उसके बाद क्या करेंगे, अब आता है मेन चीज़, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अनायन गैप। ठीक है, अनायन गैप क्या होता है, अनायन गैप एक्चुअली आपका रहता है कि जितना भी कैटायन और कितने भी अनायन आपके बॉडी के अंदर हैं, ठीक है, उसका डिफरेंस। अगर आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस आता है, द नेक्स्ट स्टेप विल बी कैलकुलेटिंग द अनायन गैप। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, जितने भी मेजर्ड कैटायन, मतलब पॉजिटिव आयन जितने भी हैं हमारे, प्लस अनमेजर्ड कैटायन, ये रहते हैं मेजर्ड अनायन प्लस अनमेजर्ड अनायन के इक्वल टू। ठीक है,
अब इससे बेसिकली हमें क्या जानना है? अब ये जानना है हमें अनायन गैप, कि अनायन, कटायन और अनायन के अंदर गैप कितना है। तो अनायन गैप कैलकुलेट करने के लिए आपके जितने भी कटायंस होंगे वो माइनस करेंगे अनायन से, ठीक है। बॉडी के अंदर बहुत सारे कटायन है, सोडियम है, पोटेशियम है, अनायन है आपके क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बेसिक हमारा जो मेन कंपोनेंट है कटायंस का और अनायन गैप को जो हम डिफाइन करते हैं वो रहता है आपका सोडियम। अनायंस के अंदर आपका क्लोराइड, बाइकार्ब दोनों है, ठीक है। तो कटायंस और अनायंस को हम कैलकुलेट करके देखते हैं नॉर्मल अनायन गैप कितना रहता है। तो नॉर्मल आप अगर कैलकुलेट करना चाहें, नॉर्मल सोडियम डाल दीजिए आप 1135, ये ले लीजिए 4 माइनस 105 प्लस 24, ठीक है। ये हो गया 139 माइनस 129, ये हो गया 10, विच इज नॉर्मल। नॉर्मल अनायन गैप कितना रहता है? 12 to 14। अगर ये बढ़ गया, नॉर्मल है ये अगर बढ़ गया अनायन गैप, ठीक है, तब होती है प्रॉब्लम, मतलब बॉडी अपने आप से सस्टेन करना नहीं जान पा रहा। इस केस के अंदर अगर हमारा अनायन गैप इंक्रीज आता है, तो अनायन गैप इंक्रीज होने के बाद जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है डेल्टा रेशियो, या फिर गैप गैप रेशियो भी बोलते हैं। कैलकुलेशंस के ऊपर है, थोड़ा मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, बट ठीक है, हमें जानना ही है इसको। अब आते हैं डेल्टा गैप पे। डेल्टा गैप ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स रेशियो ऑफ anion gap, change in anion gap by ratio of change in bicarb, ठीक है। अनायन गैप हो गया आपका चेंज इन ये बाय अनायन गैप बाय चेंज इन आपका चेंज इन बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ये याद रहना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है तो इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब इसके जब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो रेशियो है वो रहता है आपका 0.4 से कम, या फिर 1.21 से 2 के अंदर, 0.04 से 0.8 के अंदर, या फिर मोर देन 2 के अंदर, ठीक है। अगर 0.4 से कम रहता है तो फिर रहता है ये हाइपरक्लोरेमिक, नॉन अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, अगर आपका अनायन गैप बढ़ा हुआ है, जो आपको मैंने बताया था, अगर अनायन गैप बढ़ा हुआ है, किसी का अगर 18, 20 ये हो रखा है, तो उस केस में उस कंडीशन को बोलते हैं हगमा। एंड अगर आपका नॉर्मल है 12 to 16 के अंदर है, तो उसको बोलते हैं नगमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ, ठीक है। तो ये 0.4 जो डेल्टा गैप निकाला हमने, अनायन गैप अगर जब आपका बढ़ा हुआ था तब निकाला, तो ये रहता है 0.4 से अगर कम रहेगा तो हाइपरक्लोरेमिक नगमा, अगर 1 to 2 रहेगा तो आपका रहता है हगमा, अगर 0.4 से 0.8 रहता है तो रहता है आपका हगमा प्लस नगमा, एंड अगर आपका मोर देन 2 रहता है तो ये रहेगा आपका हगमा प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस माइनस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सॉरी, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं, एल्कलोसिस था, ठीक है। मोर देन 2 रहता है तो हगमा प्लस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस प्लस माइनस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल हगमा और नगमा के बारे में, डेल्टा गैप के बारे में।
हगमा के अंदर क्या क्या कंडीशंस आएगी, नगमा के अंदर क्या क्या कंडीशंस आएंगी। हगमा के अंदर नॉर्मल एक बना रखा है निमोनिक मड पाइलर्स। मड पाइलर्स के अंदर एम फॉर मेथनॉल पॉइजनिंग, U for uremia, D for diabetic ketoacidosis, P for paraldehyd poisoning, I for iron deficiency anemia, and INH increase or use increase. L से क्या होगा? L से होगा आपका lactic acidosis. E से क्या होगा आपका? इथेनॉल पॉइजनिंग, इथेनॉल पॉइजनिंग। R से क्या होगा? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है। S फॉर सैलिसिलिक एसिड और एस्पिरिन पॉइजनिंग। ठीक है। वैसे ही नगमा के अंदर क्या क्या आएगा? नगमा के अंदर दो टाइप के कॉजेज रहते हैं, बहुत इजी है। एक जीआई कॉज रहेगा और एक रीनल कॉज रहेगा। जीआई के अंदर आपका डायरिया हो सकता है, इलियोस्टोमी हो सकता है, आपका यूज ऑफ एस इनहिबिटर, NSAIDs एंड TPN यूज। रीनल के अंदर क्या हो सकता है? आपका प्रॉक्सिमल RTA, मतलब प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, टाइप 4 RTA, रीनल फेलियर और मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी। ठीक है, मेजर चंक हमने अभी ख़त्म कर दिया है। ठीक है, इतना चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जानने के लिए कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और कहीं पे आपको डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुना है। अगर आपको किसी चीज़ के अंदर डाउट आ रहा है, उसी चीज़ को आप एक दो बारी और देखेंगे तो आप पूरा कंफर्मेटरी आपका लाइन पे आ जाएंगे कि हाँ क्या और किस तरह से करना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं, बट वो जो दो क्वेश्चंस हैं मैं फिर आपके लिए शॉर्ट्स पे डालता हूँ, उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। टिल देन एंजॉय द क्लास। थैंक यू।